देखो, so the question is, let me read the question. Find the CJ coefficients associated with the coupling of the spins of the electron and a proton of a hydrogen atom in its ground state. Okay, so अगर ग्राउंड स्टेट में है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी हाफ है और प्रोटॉन का स्पिन भी हाफ है, राइट? सो हमारे को कपलिंग किसकी करनी है? हमें कपलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, ये कपलिंग करनी है हमें, राइट? इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो ग्राउंड स्टेट में हाफ है, प्रोटॉन का स्पिन जो है वो ग्राउंड स्टेट में हाफ। ठीक है, ये हमारे को पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे एसोसिएटेड एमजे की वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एमजे की वैल्यूज लिख लेंगे। सो इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड एमजे की वैल्यूज हैं, दे आर हाफ एंड माइनस हाफ। यही है एमजे की एसोसिएटेड वैल्यूज। सिमिलरली प्रोटॉन के साथ जो एमजे की वैल्यूज एसोसिएटेड है वो क्या है, हाफ एंड माइनस हाफ। ये क्या है, ओल्ड बेसिस। अभी हम लोग ओल्ड बेसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि अब तक हमने कपलिंग नहीं करी। जब हम कपलिंग कर लेंगे तो हम न्यू बेसिस में एंटर करेंगे, राइट? पहले हम लोग देखते हैं कि हम ओल्ड बेसिस को लिखेंगे कैसे। ठीक है, ओल्ड बेसिस को कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना है, हमें ओल्ड बेसिस को लिखना है MJ1 कॉमा MJ2। हम अपने ओल्ड बेसिस को MJ1 कॉमा MJ2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो MJ1 है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन एंड दिस MJ2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रोटॉन। ठीक है, MJ1 इलेक्ट्रॉन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, MJ2 प्रोटॉन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। सो हम MJ1 और MJ2 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे यूजिंग दीज फोर वैल्यूज। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की हाफ वैल्यू ले लेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की हाफ वैल्यू ले लेते हैं। प्रोटॉन की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, हाफ एंड माइनस हाफ। तो एक बारी हम लोग लिख देंगे हाफ, एक बारी हम लोग लिख देंगे माइनस हाफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हाफ MJ1 वैल्यू के लिए प्रोटॉन की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, हाफ एंड माइनस हाफ। सो ये हमारे बन गए दो आइगन वेक्टर्स। सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ माइनस हाफ वैल्यू के लिए, इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ वैल्यू के लिए प्रोटॉन की क्या दो दो पॉसिबल वैल्यूज है, हाफ एंड माइनस हाफ। तो एक आ जाएगा हाफ और एक आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको साथ के साथ क्या लिख लेना है, आपको MJ का सम लिख लेना है। ठीक है, MJ का सम लिख लेना है। MJ का सम क्या है, आपको सिंपली दोनों MJ वैल्यूज को ऐड कर लेना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे, हाफ प्लस हाफ विल गिव मी 1, half minus half will give me 0, minus half plus half will give me 0 and minus half will give me -1। ये काम करके आपको ओल्ड बेसिस को छोड़ देना है यहीं पर। ठीक है, इतना काम करने के बाद आप ओल्ड बेसिस को यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, दिस इज द वे हाउ वी विल राइट द ओल्ड बेसिस। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बेसिस को एक साथ लिखना था। तो हमने फर्स्ट लिखा इलेक्ट्रॉन का MJ वैल्यू, सेकंड लिखा प्रोटॉन का MJ वैल्यू। ठीक है, और दोनों की J वैल्यूज क्या है, दोनों की J वैल्यूज हमारे पास हाफ है, दोनों की J वैल्यूज क्या है, हाफ है। ठीक है, सो ये हमने क्या लिख लिए, हमारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ओल्ड बेसिस लिख लिए। और उसके साथ साथ क्या लिख लिया, कैपिटल MJ लिख लिया, विच इज द सम ऑफ MJ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड द MJ फॉर प्रोटॉन। अभी हमने इतना काम करके ओल्ड बेसिस को छोड़ देना है। ठीक है, ओल्ड बेसिस का इतना काम करके इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर हम लोग आएंगे न्यू बेसिस पर। अब हमें सीखना है कि न्यू बेसिस कैसे लिखने हैं। वो कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि J1 हाफ है, J2 हाफ है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, वी विल ऐड दीज टू, वी विल फाइंड द रिजल्टेंट J, और वो क्या होगा, वो हो जाएगा J1 प्लस J2 टू J1 माइनस J2। सिंपल। तो चलो पुट करते हैं, हाफ प्लस हाफ टू हाफ माइनस हाफ, half plus half will give me 1, half minus half will give me 0।
So this is what? These are the possible values of the resultant angular momentum. अब हम लोग देखेंगे इनके साथ एसोसिएटेड स्मॉल m की वैल्यूज क्या है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, स्मॉल m की एसोसिएटेड वैल्यूज क्या है। तो 1 के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यूज है वो है -1, 0 एंड 1, एंड 0 के साथ जो m की एसोसिएटेड वैल्यू है दैट इज 0। इतना तो सबको पता है ना कि 1 के साथ एसोसिएटेड वैल्यूज क्या है, -1, 0, 1, एंड 0 के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है दैट इज 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इस न्यू बेसिस को कैसे लिखते हैं। सो न्यू बेसिस को हम लिखते हैं j, mj। कैसे डिनोट करते हैं, j, mj से डिनोट करते हैं, ठीक है। नए बेसिस को कैसे लिखेंगे, j, mj लिखेंगे। तो अब j, mj लिख सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ j, mj। सबसे पहले j की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी mj वैल्यूज हैं, 3 mj वैल्यूज हैं। तो कितने बेसिस मिलेंगे, कितने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, 3 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। तो हमें मिल जाएगा 1, -1, 1, 0 एंड 1, +1, है ना। ये क्या है, दीज आर द आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू j इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारे पास एक j इज इक्वल टू 0 भी है, उसके साथ पॉसिबल क्या बैठा है, m, 0 बैठा है। सो देन दिस विल बी 0, 0, ठीक है। तो नए बेसिस को हम लोग लिखेंगे j, mj से, और ओल्ड बेसिस को हमने क्या लिखा था, mj1, mj2। फाइन, ठीक है। अब हमें दिख रहा है, साथ ही साथ हमें यहीं पे दिख रहा है कि mj की वैल्यूज क्या क्या है, साथ के साथ हमें दिख रहा है mj की वैल्यूज इस केस के लिए -1 है, इस केस के लिए 0। ये वाली वैल्यू mj की वैल्यू है ना, बस इसको एक बारी साइड में लिख लेंगे। -1 है, 0 है, अगले केस के लिए +1 है, और अगले केस के लिए 0 है, ठीक है। ये जो है हमारे पास न्यू बेसिस, ठीक है। ये जो है हमारे पास न्यू बेसिस है, और ये जो है हमारे पास ओल्ड बेसिस है। इसको हम लोग एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, ओल्ड बेसिस लिखे, ये हमारे ओल्ड बेसिस हैं, और फिर हमने अपने नए बेसिस लिखे, ये हमारे न्यू बेसिस हैं। और एक पॉइंट सब याद रखेंगे, नोट, अ नोट विच एवरीवन शुड रिमेंबर, नंबर ऑफ ओल्ड बेसिस, जो आपके ओल्ड बेसिस वेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ ओल्ड बेसिस वेक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू बेसिस वेक्टर्स। अगर मुझे ओल्ड बेसिस वेक्टर्स 4 मिले हैं, मुझे नए बेसिस वेक्टर्स भी 4 ही मिलेंगे। देखो यहाँ पर कितने मिले, 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पर भी कितने मिले, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 और 4 याद रखना है, ठीक है। अगर पहले 4 हैं तो बाद में भी 4 ही मिलेंगे। फाइन, चलो। अब हमने देख लिया ओल्ड बेसिस क्या क्या है, नए बेसिस क्या क्या है। अब हम सीखेंगे सीजी कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सीजी कोएफिशिएंट निकालना सीखना है। ओल्ड बेसिस सीख लिए, न्यू सीख लिए, सीजी कोएफिशिएंट सीखना है कि हम सीजी कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे इनको यूज करके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे j, mj। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन फॉर द न्यू बेसिस, ठीक है। दिस इज द लाइन फॉर द न्यू बेसिस, एंड दिस इज द लाइन फॉर ओल्ड बेसिस, ठीक है। ये जो लाइन है, जस्ट ये जो लाइन है, ओहो, ये जो लाइन है, दिस इज फॉर द ओल्ड बेसिस, और ओल्ड बेसिस क्या है, mj1, mj2। तो ये जो लाइन है वो है हमारी ओल्ड बेसिस की लाइन, ठीक है। ये क्या है, हमारी ओल्ड बेसिस की लाइन है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, हम लोग सेंटर में कैपिटल mj की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में कैपिटल mj की वैल्यूज लिखेंगे। इट इज योर चॉइस, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, आपकी मर्जी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है -1 से स्टार्ट कर लेते हैं।
सो mj की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, मुझे दिख रहा है mj की पॉसिबल वैल्यूज आर -1 0 एंड 1, यही मेरी mj की पॉसिबल वैल्यूज है। तो मैं पहले लिखूंगी -1, फिर लिखूंगी 0 और फिर लिख दूंगी +1। ठीक है, ये क्या है, मेरी mj की पॉसिबल वैल्यूज है। क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, -1 है, 0 है और 1 है। अब हम लोग न्यू बेसिस फिल करेंगे। हम लोग न्यू बेसिस वाली लाइन में वो वाला बेसिस वेक्टर लिखेंगे जिस वेक्टर का mj वैल्यू -1 है। तो कौन से वेक्टर का आइगन वैल्यू, किस बेसिस वेक्टर का mj वैल्यू -1 है, 1, -1 का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, -1। क्या लिख देंगे, 1, -1। सिमिलरली अगर मैं 0 देखूं, mj की वैल्यू 0 किस किस बेसिस वेक्टर की है, इस बेसिस वेक्टर की है और इस बेसिस वेक्टर की है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1, 0 एंड 0, 0। ठीक है, इन बेसिस वेक्टर की जो mj वैल्यू है वो 0 है। अब mj वैल्यू 1 किसकी है, mj वैल्यू 1 है इसकी, 1, 1 की। तो ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। सिमिलरली हम लोग अपने ओल्ड बेसिस की तरफ जाएंगे और ओल्ड बेसिस में देखेंगे mj वैल्यू -1 किसकी है। सो -1 है ये, -½ तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -½ सिमिलरली mj वैल्यू 0 किसकी है, ये रही mj वैल्यू 0 और ये रही mj वैल्यू 0, है ना। सो इट इज ½ -½ एंड आई हैव -½ ये हमारे पास क्या है, 0 mj वैल्यू है। सिमिलरली 1 वैल्यू किसकी थी, 1 वैल्यू थी ½ की। mj वैल्यू 1 किसकी थी, ½ की थी। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, नाउ हमने देखना है, हमें क्या करना है, हमें लिखना है न्यू बेसिस को, नए बेसिस को ओल्ड बेसिस की टर्म्स में। ठीक है, नए बेसिस को ओल्ड बेसिस की टर्म्स में। और आप देखेंगे कि जो आपके रिलेशंस आएंगे, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब ध्यान से सुनेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे पास -1 mj वैल्यू है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बेसिस वेक्टर्स है, सो यहाँ पर हमारे पास ये नया बेसिस वेक्टर है जिसका mj वैल्यू -1 है। दिस बेसिस वेक्टर जब मैं इसको ओल्ड बेसिस वेक्टर की टर्म्स में लिखूंगी, तो रिलेशन में सिर्फ कौन सा बेसिस वेक्टर बैठा होगा, ओल्ड बेसिस वेक्टर, सिर्फ ये वाला बेसिस वेक्टर बैठा होगा। ठीक है, mj की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए नए बेसिस की और ओल्ड बेसिस की, अगर मैं रिलेशन लिख रही हूँ बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ, मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ कि जो 1, -1 है दैट इज इक्वल टू 1 टाइम्स -½ -½ मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ कि 1, -1 जो है वो -½ -½ के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई और वेक्टर नहीं बैठा ना जिसके साथ में कोई रिलेशन बना सकूं, है ना, कोई और वेक्टर नहीं है यहाँ पे। तो 1, -1 सीधा सीधा -½ -½ के इक्वल है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। सिमिलरली सब लोग 1, 1 को देखेंगे, इसके साथ भी क्या बैठा है, सिर्फ एक ½ बैठा है। तो मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ that 1, 1 is equal to 1 times ½ ठीक है, सीधा सीधा लिख सकते हैं हम लोग कि 1, 1 क्या है, 1 टाइम्स ½ ठीक है। सो ये जो है दो रिलेशंस हमारे पास डायरेक्टली आ गए। ठीक है, ये दो रिलेशंस हमारे पास डायरेक्टली आ गए हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, हम लोग 1, 0 को देखेंगे। ठीक है, जो 1, 0 है, ये जो 1, 0 है, इसका रिलेशन जो हमें मिलेगा वो इसके साथ भी मिलेगा और इसके साथ भी मिलेगा। सो वी से कि जो 1, 0 है दैट इज C1 टाइम्स ½ -½ प्लस C2 टाइम्स -½ ठीक है, 1, 0 क्या है, C1 टाइम्स ½ -½ है प्लस C2 टाइम्स -½ है। सिमिलरली 0, 0 भी, जो 0, 0 है वो भी क्या है, दैट इज सम C3 टाइम्स
हाफ कॉमा माइनस हाफ प्लस C4 टाइम्स माइनस हाफ कॉमा, ठीक है। और ये जो C1 C2 C3 C4 है, ये हम लोग इंटरेस्टेड है निकालने, ठीक है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दी C1 C2 C3 एंड C4। इसको फाइंड करने के वी हैव टू मेथड्स, ठीक है, दो मेथड्स हैं। हम लोग वो वाला मेथड करेंगे जो हर जगह चल जाएगा, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। जब हम इससे और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में जाएंगे जहां पे जे की वैल्यू हायर होंगी, वहां पे हमें ज्यादा नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स मिलेंगे, तो वहां पर भी जो आपको यूज करना चाहिए, that is the method of using J plus and J minus, ठीक है। So we will be using these J plus and J minus operators to find these coefficients, ठीक है। कैसे करेंगे? हमें पता है कि अगर J plus किसी J कॉमा M पे एक्ट करता है, तो वो हमें क्या देता है? वो हमें मिलता है अंडर रूट ऑफ J इंटू J प्लस वन माइनस M इंटू M प्लस वन, और ये क्या करेगा? M को रेज कर देगा बाय वन, ठीक है। सिमिलरली J माइनस अगर J कॉमा M पर एक्ट करेगा, तो ये हमें दे देगा J प्लस J इंटू J प्लस वन माइनस ऑफ M इंटू M माइनस वन, और ये क्या करेगा? ये इसको डिक्रीज कर देगा, M की वैल्यू को वन से लोअर कर देगा, ठीक है। ये सबको पता है कि J प्लस और J माइनस ऑपरेटर्स का क्या रोल होता है ना। अब देखेंगे सब बच्चे, हम क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक स्टेट उठा लेंगे, ठीक है। हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक स्टेट उठा लेंगे। सपोज मैं ये वाली स्टेट उठाती हूँ, ठीक है। आई यूज दिस स्टेट। मेरे पास क्या रिलेशन है? हमारे पास रिलेशन है वन कॉमा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, और यहाँ कोएफिशिएंट क्या था? वन कोएफिशिएंट था, है ना। ये था हमारे पास वन कोएफिशिएंट। हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे वन कॉमा माइनस वन गिवन है ऊपर। अगर मैं यहाँ पर J प्लस ऑपरेट कर दूं, इफ आई विल ऑपरेट J प्लस ऑपरेटर ऑन बोथ दी साइड्स, अगर मैं क्या करूं, J प्लस ऑपरेटर को ऑपरेट कर दूं दोनों साइड, ये जो वन माइनस वन है, ये क्या बन जाएगा? वन कॉमा जीरो बन जाएगा, राइट। दिस विल बिकम वन कॉमा जीरो। ये कोएफिशिएंट अभी हम लिखते हैं। और ये जो J प्लस है, क्योंकि ये दो पार्टिकल्स पे एक्ट कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन है पहले वाला, दूसरा वाला प्रोटॉन है, राइट। ये लिखते हैं ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला प्रोटॉन है, स्टार्टिंग में लिखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो J प्लस है, ये एक्चुअली एक है इलेक्ट्रॉन के लिए और एक है प्रोटॉन के लिए, और ये एक्ट कर रहा है माइनस हाफ कॉमा हाफ पर, माइनस हाफ कॉमा माइनस पे, है ना, इस पे एक्ट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन वाला इस वेक्टर पे एक्ट करेगा, वो पहले वाले पे एक्ट करेगा या दूसरे वाले पे एक्ट करेगा? ऑब्वियसली पहले वाले पे एक्ट करेगा, है ना। तो जे इलेक्ट्रॉन जो है, ये इस पे एक्ट करेगा, एंड जे प्रोटॉन जो है वो इस पे एक्ट करेगा, लेकिन एक एक करके एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? पहले जे इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर इस पे एक्ट करेगा, और जे प्रोटॉन का रेजिंग ऑपरेटर इस पे एक्ट करेगा, है ना, इस तरीके से एक्ट करेगा। अब जे इलेक्ट्रॉन पहले वाले पे एक्ट करेगा और प्रोटॉन वाला दूसरे वाले पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब जे प्लस जो है, जो ये हमारा रेजिंग ऑपरेटर है, इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बारी इसका आइगन वैल्यू देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोएफिशिएंट देखते हैं क्या आने वाला है। तो अंडर रूट ऑफ जे की वैल्यू थी वन, एम जे की वैल्यू थी माइनस वन, है ना। तो जे की वैल्यू वन थी, वन प्लस वन, वन इंटू टू, और जे प्लस है तो माइनस एम इंटू एम प्लस वन। तो एम क्या था? एम था माइनस वन, तो माइनस माइनस वन हो जाएगा, एंड माइनस वन प्लस वन विल गिव मी जीरो, राइट। और हमारे पास क्या आ जाएगा? वन कॉमा जीरो आ जाएगा, क्योंकि रेज कर देता है ना, माइनस वन में वन प्लस हो गया तो जीरो बन गया, राइट। सो रूट टू वन कॉमा जीरो will be equal to what? When this J electron will act on this, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की J की वैल्यू हाफ थी, और Mj की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ है। तो चलो पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, अंडर रूट ऑफ
J की वैल्यू हाफ है, हाफ प्लस 1 विल गिव मी 3/2 माइनस m इंटू m प्लस 1, m की वैल्यू माइनस हाफ है तो हाफ, और हाफ माइनस हाफ प्लस 1 विल गिव मी हाफ, राइट, माइनस हाफ प्लस 1 विल गिव मी हाफ, एंड ये बन जाएगा हाफ कॉमा माइनस हाफ। सिमिलरली जब आप जेपी को ऑपरेट करवाओगे आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में हाफ इंटू 3/2 प्लस हाफ इंटू हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ कॉमा हाफ, क्योंकि किसको रेज कर रहा है, प्रोटॉन के ऊपर एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन के एमजे को रेज कर रहा है, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस विल गिव मी 1, दिस विल ऑल्सो गिव मी 1, एंड यू विल गेट, क्या मिल जाएगा आपको, हमें मिल जाएगा कि जो 1,0 है, यहाँ पर √2 था, ये किसके इक्वल है, हाफ कॉमा माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ कॉमा हाफ। तो 1,0 किसके इक्वल हो गया, 1/√2 हाफ कॉमा माइनस हाफ प्लस 1/√2 माइनस हाफ कॉमा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द न्यू बेसिस वेक्टर एंड द ओल्ड बेसिस वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहली रिलेशन हमारे पास क्या आई थी, जो हमने यूज करी थी, हमने यूज करी थी 1 कॉमा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, एक रिलेशन ये आ गई। एक रिलेशन आई थी 1,1 इज इक्वल टू हाफ कॉमा हाफ, और अब एक नई रिलेशन कौन सी आ गई, 1,0 इज इक्वल टू 1/√2 हाफ कॉमा माइनस हाफ प्लस 1/√2 माइनस हाफ कॉमा हाफ। ये हमारे पास क्या है, थर्ड रिलेशन आ गई। अभी भी एक रिलेशन रहती है, क्या रिलेशन रहती है, ये भी तो लिखना है कि 0,0 किसके बराबर है ना, ये भी लिखना है 0,0 किसके बराबर है। तो 0,0 लिखने के लिए कि 0,0 किसके बराबर है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे टू प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें पता है एक अगर बेसिस वेक्टर है तो वो जो बेसिस वेक्टर है वो बाकी वेक्टर से क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। The basis vector will be orthogonal with other basis vectors, and हमें पता है that the basis vector should be normalized, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एक तो बेसिस वेक्टर होना चाहिए ऑर्थोगोनल और एक होना चाहिए नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि अगर मैं 0,0 करूंगी, इफ आई डू, अगर मैं 0,0 नहीं, कौन सा स्टेट है हमारे पास, 0,0 स्टेट है। तो अगर मैं 0,0 स्टेट को 0,0 स्टेट के साथ क्या करूंगी, इनर प्रोडक्ट लूंगी, सो आई विल गेट द वैल्यू एज 1। मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। सो अगर हम लोग इसको देखें, ये जो रिलेशन हमने देखा था, अगर हम इस रिलेशन को देखें और मैं इसको क्या करती हूँ, इनर प्रोडक्ट लेती हूँ 0,0 का 0,0 के साथ, सो आई शुड गेट mod of C3 square प्लस mod of C4 square इक्वल टू 1। मुझे क्या मिलना चाहिए, mod of C3 square प्लस mod of C4 square इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। एंड अगर मैं 0,0 का इनर प्रोडक्ट लू किसी और के साथ, किसी और के साथ मतलब अगर मैं 0,0 का इनर प्रोडक्ट ले लू सपोज इसके साथ 1,-1 के साथ, ठीक है। तो लेट अस सी हमें क्या मिलेगा, अगर मैं 0,0 का इनर प्रोडक्ट लेती हूँ विद 1,-1 आई विल गेट, सो 1,-1 इज माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, और ये हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, है ना। सो माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ एंड 0,0 इज, लेट मी राइट ओवर, 0,0 इज C3 हाफ कॉमा माइनस हाफ प्लस C4 माइनस हाफ कॉमा हाफ, और हमें ये मिल चुका है, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना है, अगर हमें देखो, अगर हमें क्या फाइंड करना है, ये C3 और C4 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हाफ और माइनस हाफ बैठा है और माइनस हाफ और हाफ बैठा है, और यही जो वेक्टर्स हैं
वो यहाँ पर बैठे हैं, यही जो वेक्टर्स है वो यहाँ पर बैठे हैं। तो जो हमें इनर प्रोडक्ट लेना होगा वो हमें लेना होगा 1,0 वाली स्टेट के साथ। ठीक है, हमें क्या करना है, 1,0 वाली स्टेट के साथ जो है इनर प्रोडक्ट लेना है। जब मैं इनर प्रोडक्ट लूंगी इट शुड कम आउट 0, फाइन। तो इस स्टेट को जब आप इस स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा C3/√2 प्लस C4/√2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, है ना। क्यों, क्योंकि देखो सब लोग इस टर्म्स को देखेंगे, हाफ कॉमा माइनस हाफ, और यहाँ पर हाफ कॉमा माइनस हाफ, इसके साथ C3 बैठा है, इसके साथ 1/√2 बैठा है, तो पहली टर्म आ गई C3/√2, फिर इसके साथ C4 बैठा है और इसके साथ 1/√2 बैठा है, तो अगली टर्म आ गई C4/√2, और इनका सम जो है वो क्या आना चाहिए, उसका सम जो है वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि C3 जो है वो -C4 के इक्वल है। C3 जो है वो -C4 के इक्वल है। जब आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे, जब आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो C3 है, जो आपका C3 है दैट इज इक्वल टू 1/√2। आपके पास यहाँ से C3 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और C4 की वैल्यू आ जाएगी -1/√2, है ना। C3 की वैल्यू आ गई 1/√2 और C4 की वैल्यू आ गई 1/√2, तो इसका -1/√2। तो यहाँ से हम लोग इस C3 और C4 की वैल्यू को लिख सकते हैं कि C3 की वैल्यू है 1/√2 एंड C4 की वैल्यू है -1/√2। तो हमारे पास चारों रिलेशन आ गए, राइट। क्या क्या रिलेशन आए, अगर हम दोबारा से लिखें, हमारे पास रिलेशन आया 1 - 1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स -हाफ कॉमा -हाफ, फिर 1,0 इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स हाफ कॉमा -हाफ प्लस 1/√2 टाइम्स -हाफ कॉमा हाफ। फिर हमारे पास रिलेशन आया 0,0 इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स हाफ कॉमा -हाफ माइनस ऑफ 1/√2 माइनस हाफ कॉमा हाफ। और फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया दैट इज 1,1 दैट इज इक्वल टू 1 टाइम्स हाफ कॉमा। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास द फाइनल रिलेशन बिटवीन द न्यू बेसिस एंड द ओल्ड बेसिस। देखो सारे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, ये हमारे पास न्यू बेसिस वेक्टर्स हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैंड, जो हमारे राइट हैंड साइड पे हैं, ये हमारे ओल्ड बेसिस वेक्टर्स हैं। और जो ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं हमारे सीजी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था, जब आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपको सीजी कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना है, you have to find the CG coefficients. That means they wanted to ask the relation between the new basis vectors and the old basis vectors. उन्हें आपसे क्या चाहिए था, उन्हें आपसे नए बेसिस वेक्टर्स और ओल्ड बेसिस वेक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप चाहिए था, जो कि ये, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द न्यू बेसिस वेक्टर्स एंड द ओल्ड बेसिस वेक्टर्स। तो आई होप सबको समझ आया हो कि ये रिलेशन कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज करके, इनको यूज करके, इन रिलेशंस को यूज करके एक और कभी कभी प्रॉब्लम आती है दैट यू हैव टू राइट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखना है फॉर द न्यू बेसिस वेक्टर्स एंड द ओल्ड बेसिस वेक्टर्स। तो वो हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 1,-1 1,0 0,0 and finally I have 1,1. This is equal to, यहाँ पे हम अपना मैट्रिक्स लिखेंगे एंड यहाँ पे हम अपने ओल्ड बेसिस वेक्टर्स लिखेंगे। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ -हाफ कॉमा -हाफ, फिर हम लिख रहे हैं हाफ कॉमा -हाफ -हाफ कॉमा +हाफ एंड फाइनली आई एम राइटिंग हाफ कॉमा हाफ। अब हम लोग इन रिलेशंस को यूज करके
ये वाला मैट्रिक्स फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे? 1, -1 इससे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके बाकी सारी टर्म 0 होनी चाहिए, तभी ये रिलेशन आएगा। सो वी विल गेट दिस। ठीक है। सेकेंड 1, 0 देखेंगे, सिर्फ इनके साथ रिलेशनशिप है, बाकी सारी 0 है। सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, this will be 1/√2 and this will be 1/√2. Similarly, for the 0, 0, we will get this 0 and this 0. This will be 1/√2 and this will be -1/√2. And finally, 1, 1 के लिए क्या है? सिर्फ इसके साथ रिलेशन है। So 0, 0, 0 and 1. This is the transformation matrix. किसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? न्यू बेसिस वेक्टर में जाने का ओल्ड बेसिस वेक्टर से। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये हैं हमारे सीजी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यही है हमारे सीजी कोएफिशिएंट्स। तो ये हमने प्रॉब्लम से समझा है कि सीजी कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं। सीजी कोएफिशिएंट्स क्या होता है? सीजी कोएफिशिएंट्स आर, अगर आपको ओल्ड बेसिस को लिखना है, नए बेसिस को लिखना है ओल्ड बेसिस के टर्म्स में, तो वो हम सीजी कोएफिशिएंट्स को यूज करके लिखेंगे। ठीक है। और हम लोग सीजी कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए क्या दो चीजें यूज करेंगे? एक हम लोग यूज करेंगे जे प्लस एंड जे माइनस ऑपरेटर्स, एक हम लोग इसका यूज करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे? वी विल यूज द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? कि जो हमारे बेसिस वेक्टर्स हैं वो होते हैं ऑर्थोगोनल, एंड जो उनका इनर प्रोडक्ट है विद देमसेल्फ, वो क्या होते हैं? नॉर्मलाइज्ड। ठीक है। सो जो आपके बेसिस वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल है और नॉर्मलाइज्ड हैं, और हम क्या यूज करेंगे? जे प्लस और जे माइनस ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। ठीक है। तो आई होप सबको समझ आया हो कि ये वाला जो प्रॉब्लम है सीजी कोएफिशिएंट्स का, उसको कैसे डील करते हैं। अभी वी हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जो हमने एग्जांपल लिया है दैट इज फ्रॉम द जेडली बुक। ओके, सो हमने जो एग्जांपल लिया है दैट इज योर फ्रॉम जेडली, and the question that we have taken is the example 7.3. Fine. This is the problem that we have taken and we have solved. हमने इस प्रॉब्लम को यूज करा है सीजी कोएफिशिएंट्स को समझने के लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम लोग 3/2 वाले एंगुलर मोमेंटम से डील करेंगे या फिर इंटीजर वैल्यू से डील करेंगे, क्योंकि वो जो होंगे थोड़े से लेंदी होंगे। हमारे पास जो है ज्यादा नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स आएंगे दोनों साइड, ओल्ड एंड न्यू में। ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया हो कैसे फाइंड करना है सीजी कोएफिशिएंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। सो बाय बाय एवरीवन एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट